सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की संधि श्रृंखला में 10वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी पाठक वृंद टीजीटी पीजीटी के संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर द भारत इंडिया, वे सभी इन कक्षाओं से अपनी परीक्षा की तैयारी उत्तम ढंग से कर सकते हैं। और उस तैयारी को करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। हम आपकी उत्तम ढंग से तैयारी कराएंगे। इस संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक में संस्कृत के व्याकरण संबंधी सभी बिंदुओं पर गहराई से सरल ढंग से विचार किया गया है। और आप यदि इस पुस्तक को अपने घर पर ही मंगाना चाहते हैं, इन कक्षाओं को पढ़ने के लिए पुस्तक होगी तो और सरल ढंग से आप पढ़ पाएंगे, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। आपको यह पुस्तक आपके घर पर ही बैठे बैठे पहुंचा दी जाएगी। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं अपनी संधि पर। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको हल संधि पढ़ाना आरंभ किया था। यहां से हमने आपको इष्टुत्व संधि पढ़ा दी थी और इष्टुत्व संधि पढ़ा दी थी, ठीक है, और उसके अपवाद आदि भी बता दिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई संधि। नई संधि, इसके लिए महर्षि पाणिनि का जो सूत्र है उस सूत्र को मैं आपको पहले दिखला देता हूं। सूत्र है झलाम जश झषि, ठीक है। झल प्रत्याहार आप जानते ही हैं। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे, चलिएगा मैं आपको ये भी दिखला देता हूं पहले चलते चलते। झल प्रत्याहार के अंदर हमें कौन कौन से वर्ण ग्रहण होते हैं देखिएगा। ये अष्टाध्यायी खुल गई जी, इसकी भी कक्षा चलने वाली है आगे शीघ्र से, अप्रैल में चलेगी। देखिएगा, झल झ देखते हैं कहां पर है जी, झ ये है, ठीक है। अब ल देखते हैं, ल कहां है, ये है। बन गई बात। ये सारे हट जाएंगे। ये हमने पहले प्रत्याहार जब बनाना सिखाया है तब आपको बता दिया है कि इनका ग्रहण नहीं होता है, और ये भी हट जाएगा। अब झल कहने से किन वर्णों का ग्रहण हुआ, झ भ ढ घ ढ ध ज ब ग ड द और ख फ छ ठ थ च ट त और क प और श श स और ह, इतने वर्णों का ग्रहण हो गया। समझ में आ गया आपको। झल कहने से इतने वर्ण आपके आ गए। इसमें कौन से वर्ण आ गए देखिएगा। ये पहले चौथे वर्ण आ गए वर्ग के, तीसरे आ गए, दूसरे आ गए, प्रथम आ गए, और ये आपके ऊष्म वर्ण आ गए, ठीक है। ये तो हुआ झल। अब आगे देखते हैं महर्षि पाणिनि जी क्या कह रहे थे उसमें। झल और का झल आ गया, ये आपने देख लिया। झल झल बता दिया आपको। अब जश, जश क्या है इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर कि जश में क्या क्या आता है, ठीक है। देखिए, अब ज देखते हैं तो ज कहां पर है हमारा, ज आपका ये है, राइट। और हमें जश 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 और श देखना है। श का यहीं पर पास में मिल गई महाराज जी। तो जश, जश का अर्थ हो गया, ये हट जाएगा, ये बता दिया है आपको। किसका हमें बोध होगा, ज ब ग ड द। बन गई बात, ठीक है। तो इन 5 वर्णों का हमें बोध हो रहा है जश प्रत्याहार से। ये जो वहां जश लिखा है, जश का अर्थ क्या है, ज ब ग ड द, ये वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। अच्छा जी, चलिएगा और देख लेते हैं वहां पर क्या कह रहे हैं महर्षि पाणिनि जी। झषी और कह रहे हैं, हाँ क्या, ये झष झषी
तो झष प्रत्याहार को भी देख लेते हैं। झष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं देखिएगा। झ देखिएगा, झ ये है, कहाँ है, झ ये है आपका, यही है झ। और झष श ये ले लिया, ठीक है, श लिया है। तो अब इसके अंदर ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। कितने वर्ण आ गए, झ भ घ ढ ध और ज ब ग ड ध, ठीक है। ये वास्तव में कौन कौन से आ गए, वर्ग के चौथे अक्षर और वर्ग के पांचवें अक्षर आ गए झष प्रत्याहार के अंतर्गत। अब मैंने आपको तीनों प्रत्याहारों के वर्णों को बतला दिया। चलिएगा अब चलते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी के पास में, वो ही समझाएंगे इसका सूत्र का अर्थ। कि देखो महर्षि पाणिनि के सूत्र का इसका ये अर्थ है, झलाम जश झषि। ये विशेष संधि है, बहुत बार लगती है, ध्यान रखेंगे आप। और ये परीक्षा में तो अवश्य आती ही है, इसको आप समझ लेंगे तो इससे जो भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिएगा 14, जब झल अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक, ठीक है, और व्यंजन, ठीक है, को छोड़ करके और किसी व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों में से क्या छोड़ देना है, ये झल देखिए, एक तो अंतस्थ छोड़ दीजिएगा, अनुनासिक भी छोड़ दीजिएगा, इनको छोड़ करके किसी भी व्यंजन, और दूसरा व्यंजन सारे आ गए झल के अंदर, ठीक है, के उपरांत माने इन जो झल हैं उन वर्णों के बाद में, उपरांत माने बाद में, पश्चात झष, झष का अर्थ में बता दिया था आपको, वर्ग के चौथे और क्या तीसरे वर्ग, अर्थात किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आगे माने बाद में आगे, तो पूर्ववर्ती व्यंजन, पूर्ववर्ती व्यंजन माने झल, झल के अंतर्गत आए हुए जो वर्ण हैं उनको क्या हो जाता है, जश, अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण में परिणत हो जाता है। तो जो झल हैं जो भी ये, उनको यदि वो हैं तो उनको क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का ही तीसरा हो जाएगा, तीसरा। जैसे ये मानिएगा च आ गया तो च को क्या हो जाएगा, ये च आया, एक मिनट, ये च आया, ठीक है, तो च को क्या हो जाएगा, ज, अपने वर्ग का ही होगा। ऐसे ही यदि त आया तो त को क्या होगा, द, तीसरा होगा, अपने वर्ग का ही, अपने जो अपना भाई तीसरा बन जाएगा वो। तो अब देखिएगा, और ये आगे कह रहे हैं सूचना के लिए यहीं पर, यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में ही चरितार्थ होती है। अपदांत वर्णों का अर्थ है कि शब्द के बीच में ही ये लगती है, शब्द के अंत में दूसरी संधि आगे बता रहे हैं वो लगेगी, ठीक है। ये शब्द के बीच में वर्णों में लगती है। पदांत वर्णों में तो आगे वाली विधि प्रवृत्त होगी, जो आगे अभी सूत्र बताएंगे आपको, झलाम जशोअंते आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे। तो ये शब्द, ये जो संधि है आपकी, ये जशत संधि बोलते हैं इसको, जश होता है तो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, जश्त्व, ये ऐसा जश्त्व संधि बोलते हैं इसको। तो ये शब्द के बीच में ही लगती है। तो ये आपने समझ लिया कि झल को उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है जश, कब, यदि बाद में झष माने वर्ग का तीसरा अथवा चौथा अक्षर बाद में हो तो। चलिएगा अब हम देखते हैं उदाहरणों में, उदाहरणों में स्पष्ट हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, उदाहरण इन्होंने एक ही दिया है, एक है, दो उदाहरण दिए हैं, काफी है, उदाहरण आप और भी बना सकते हैं। ये क्या है, ये देखिए वृद्ध, ये ध है, ठीक है, ये ध है, वृद्ध, और इधर ये भी ध है, ठीक है, वृद्ध। तो इन्होंने कहा झल, ये जो ध है ये क्या झल के अंतर्गत आता है, और ये ध, और ये ध ये भी ये झष के अंतर्गत आता है कि झष वर्ग का चौथा अक्षर है।
तो कहा इन्होंने यदि चौथा अक्षर बाद में आ जाए या तीसरा आ जाए तो इस वाले झल को क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो अपने वर्ग का तीसरा क्या हुआ, ये द हो गया। तो क्या बन गया, वृद्धा, ये ऐसा बन गया। इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसा रहेगा। इस ध को द हो गया तीसरा, वृद्धा। ऐसे ही देखिएगा, सन्नद्ध, सन्नद्ध, ठीक है, ध है, और ये भी ध है, सन्नद्ध। तो आगे सन्नद्ध, इस ध को क्या हुआ, द हो गया, तीसरा हो गया। इसी प्रकार से आप अन्य वर्णों की, त वर्ग में, उच्च वर्ग में भी आ सकता है, और त वर्ग में भी, ट वर्ग में भी आ सकता है, सब जगह ये नियम लगेगा मित्रों। ठीक है, तो ये संधि 100% लगती है, ये नित्य संधि है, इसको विकल्प नहीं है, क्योंकि शब्द के बीच में है। शब्द के बीच वाली संधि तो 100% होती ही है। ये मैंने आपको पहले श्लोक पढ़ करके बता दिया था। एक पदे नित्यम, एक पद के अंतर्गत होगी संधि तो नित्य होगी। चलिएगा, अब हम चलते हैं दूसरी संधि पर। कौन सी संधि, इसी से जुड़ी हुई संधि है वो भी। इसका नाम कहते हैं, इसको बोलते हैं पदांत संधि। ये देखिए, झलाम जशो अंते, ये सूत्र है इस संधि के लिए। क्या सूत्र है, झलाम जशो अंते। इसका झल आपने अभी पढ़ा था हमने, प्रत्याहार। ठीक है, झल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये फिर दोबारा मैं आपको बतला देता हूं, जिससे आपको डाउट ना हो। ये देखिएगा, झा और ला, ये आ गया। सभी ये हलंतों को छोड़ करके सभी वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। और जश, उसमें जश भी है, जश के अंतर्गत ये आएंगे केवल 5 पर। चलिए आइएगा, देखिए, झलाम जशवंते माने झल को कहते हैं, ये डॉक्टर बाबूराम शर्मा जी, सक्सेना जी। झलाम माने झल वर्णों को क्या हो जाता है, अंत में, यदि अंत में होंगे, अंत का अर्थ शब्द के अंत में यदि झल हैं तो क्या हो जाएगा, उनको उस अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है जश। जश का अर्थ होता है तीसरा अक्षर। चलिएगा, तो अब देखिएगा, तो झलाम जशो अंते, तो अंत में होगा। अब देखते हैं डॉक्टर बाबूराम शर्मा जी, बाबूराम सक्सेना जी इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, सरल अर्थ है इसका। कहते हैं, पदांत के झल के स्थान में जश हो जाता है। सरल है पूरा। पदांत माने शब्द के अंतिम झल, झल के अंतर्गत आने वाला कोई भी जो वर्ण है, उसके स्थान में उसी के वर्ग का तीसरा मन जश हो जाता है। कैसे देखिएगा आप, वाक प्लस ईशः, तो वाक एक शब्द है, एक पद है, तो ये पद के अंत में क्या है, झल आ रहा है, क। और अब बस इसको आगे कुछ भी नहीं चाहिए, आगे हो तो बढ़िया, ना हो तो बढ़िया। तो वागीशाह, का को क्या हो गया, उसी वर्ग का तीसरा हो गया, ग। जलमुक गर्जती, तो देखिए, तो जलमुग गर्जती, ग हो गया, अपने वर्ग का तीसरा हो गया। इस प्रकार से इसके तो बहुत ही ज्यादा आपको एग्जाम्पल मिलेंगे साहित्य में। ठीक है, तो ये पता, ये झलाम, झलाम जशवंत कहता है, पद के मन शब्द के अंत में यदि झल मिलेगा तो उसको हमेशा तीसरा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब हम
एक और नई संधि पढ़ रहे हैं, उसके लिए सूत्र देख लीजिएगा। ये भी बहुत विशेष संधि है, ये भी परीक्षा में आने का इसका भी बहुत अवसर रहता है। ये देखिएगा, यरो नुनासिके नुनासिको वा। इसके अंतर क्या है? एक तो अंदर ये आपका यर है, ये भी एक प्रत्याहार है, अभी बतला देंगे। अनुनासिक, अनुनासिक आप जानते ही हैं, मुख नासिका वचनोनुनासिका, अनुनासिक, राइट, यही तो है अनुनासिक। अच्छा, अनुनासिक 2 बार पढ़ा हुआ है, इसका अर्थ हम वहां देखेंगे ऊपर। अब आपको यर प्रत्याहार सबसे पहले मैं दिखला देता हूं कि यर का अर्थ क्या है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब आप तो देख लिए झट से, यह कहाँ है आपने ढूंढ लिया झट से, ये है यर। और र कहाँ है? र भी आपने झट से ढूंढ लिया, ये है यर, बन गई बात। ये सारे जो भी ये हलंत है ये हट जाएंगे। ये प्रत्याहार बनाने के समय आपको बहुत बार सिखला दिया हमने, और अब भी सीख रहे हैं आप। तो या आपने लिया, या से र तक माने सा आ जाएगा, तो सा, ये इतने वर्ण क्या है? यर प्रत्याहार के अंदर आते हैं। यर, जब भी हम यर बोलेंगे आपको, तो यहाँ य से लेकर के स तक के सभी आ जाएंगे, य सहित और स सहित। ठीक है, इनको कुछ कार्य करना है। अब देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो ये आपके आ गए, आपके अंतस्थ आ गए सारे, और वर्ग के 5वें अक्षर आ गए, वर्ग के 4थे अक्षर आ गए, वर्ग के 3रे अक्षर आ गए, वर्ग के 2य अक्षर आ गए, वर्ग के 1म अक्षर आ गए, और ऊष्म भी आ गए, हा को छोड़ करके। हा को छोड़ना पड़ेगा, ऊष्म भी आ गए आपके। इसका मतलब है सभी व्यंजन आ गए, केवल हा को। हा यहाँ पर भी बचा, यहाँ पर भी बचा, एक ही बात है, एक ही हा है वो। तो हा को छोड़ करके सभी व्यंजन आ जाते हैं यर प्रत्याहार के अंतर्गत, राइट। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी की शरण में और पूछते हैं इसका अर्थ बताइए प्रभु जी। चलिए लीजिएगा, कहते हैं यदि यर प्रत्याहार, आपको मालूम है, ह को छोड़कर किसी भी पदांत व्यंजन, इसमें पद भी आ रहा है, माने पद माने शब्द के अंतिम ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो के बाद, उसके बाद अनुनासिक वर्ण आवे। अनुनासिक वर्ण क्या है? वर्ग के 5वें वर्ण। क्या है? मुख और नासिका से कौन से बोले जाते हैं? मुख नासिका वचनोनुनासिका। तो क वर्ग का कौन सा बोला जाता है? ङ। और च वर्ग का क्या बोला जाता है? ञ। और ट वर्ग का ण, और त वर्ग का न, और प वर्ग का म। ठीक है, तो क्या हुआ? अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं देखिएगा, भी लिख के बता देते हैं आपको। ये न, और आपका ञ, और आपका अण, और आपका न, और ये म। ये क्या हुए आपके? अनुनासिक वर्ण। तो वही का अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में, यर आपको बता दिया पूर्व वाले यर के स्थान में उसी वर्ग का, मान जिस वर्ग का यर है उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। एक बार हो जाता है, एक बार वैसा रहता। और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक होगा, माने प्रत्यय वर्ण आगे हो, माने प्रत्यय माने ये वाला जो अनुनासिक आ रहा है ये किसी प्रत्यय का है यदि, तो क्या है? वो नित्य होता है। नित्य माने उसको नित्य अनुनासिक हो ही जाता है, वहां विकल्प नहीं होता है, दूसरे में विकल्प होता है। तो दोनों के उदाहरण हम आपको अभी दिखला देते हैं जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिएगा, ये देखिएगा, एतद मुरारी। तो एतद ये शब्द है, ठीक है, ये शब्द है, पूरा पद है। पद के अंत में क्या आ गया? ये यर आ गया, द यर के अंतर्गत आगे अनुनासिक आ गया, म अनुनासिक है।
तो इस द को भी अपने वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक इसका कौन सा है? न। द वर्ग का कौन सा है? न। तो एतन मुरारिहि, ऐसे ही षट मासाह षण मासाह, तो ट है आगे अनुनासिक आ गया, तो ट का अनुनासिक अपने उसी वर्ग का कौन सा है? अण। तो पांचवा अक्षर होता है, ठीक है। षण मासाह षट नगरियः षण नगरियः, ठीक है। तो यहाँ टको यहाँ पर भी अणा हो गया, ये आ गया ना रहा है। फिर इस न को भी अणा हो गया है। वो कौन से सूत्र से हुआ है? वो आपको मैंने सूत्र पढ़ाया था पिछली कक्षा में, टुनाष्टुहु, उससे माने यहाँ पर ये संधि लग गई, माने इस ट को अणा पहले हो गया इस सूत्र से, फिर नष्टु से इस न को भी क्या हो गया? अणा हो गया। तो शरण नगरियः, ये वहां पर भी हमने देखा था। और देखिएगा, तदमात्रम तन्मात्रम, अब यहां तो क्या है, आपके दो दो रूप बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ दो रूप बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे। परंतु ये जो मात्रम है, ये क्या है? ये प्रत्यय है, मात्रम प्रत्यय है, उतना मात्र। तो तन मात्रम, तो तन ये यहां पर देखिए मात्र, ये मात्र प्रत्यय का मा आ गया आगे, ये अनुनासिक आ गया, इसलिए यह नित्य होगा तन मात्रम, ठीक है। तन मात्रम ही बोलेंगे। इसी प्रकार से चित प्लस मयम, चिन्मयम, ये भी मयट, ये प्रत्यय है, ठीक है। ये मात्र प्रत्यय है, ये मयट प्रत्यय है, मयट का मय बचता है। तो चिन्मयम या नित्य होगा, यहाँ विकल्प नहीं होगा। वाक्मयम, तो वांगमयम, ये भी मय प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नित्य होगा, इसलिए अब आप ऐसा नहीं कहते वाक्मयम, गलत शब्द आपका, हमेशा वांगमयम ही बोलना है आपको। यहाँ नित्य ही अनुनासिक होगा, यहाँ पर विकल्प हो जाएगा जहां शब्द के अंत में आता है और दूसरा भी आगे शब्द है उसका अनुनासिक। समझ में आ गया? सरल है। अब कुछ ये विशेष इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखिएगा, का से म तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है, ठीक है। ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क से म तक की जो वर्ग हैं, वहां यदि पूर्व में क से म में कोई आता है तो उसके वर्ग का पांचवा हम झट से कर देते हैं, परंतु बाकी जो यर बच गए, जो आपके अंतस्थ हैं और ऊष्म है, उनका पांचवा तो है ही नहीं, उनका पांचवा तो है ही नहीं, ठीक है। तो उसको कह रहे हैं, यहां तो आसानी से हम लगा देते हैं। अतः अब बता रहे हैं, रा का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता, रा का अनुनासिक होता ही नहीं, ठीक है। र तो केवल रा ही होता है, ठीक है, इनका अनुनासिक नहीं होता है। अतएव चतुर्मुख आदि में र के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता है, इसलिए क्या चतुर और आगे मुख आ रहा है, मा आ रहा है अनुनासिक, तो ये भी र भी किसके अंतर्गत आ रहा है? यर के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो यर के अंतर्गत आ रहा है तो ये लगना चाहिए, तो लगना चाहिए, तो र का अनुनासिक क्या होगा? है ही नहीं, तो क्या होगा? इसलिए यहां तो लगेगा ही नहीं, इसलिए चतुर्मुख आदि ही रहेगा, अनुनासिक वर्ण नहीं होता है। बचे अब आपके यण, ये यण का अर्थ है आपका ये यण में क्या आएगा? या व और ला, यही बचा, या व ला, ये तीन। और ऊष्म में क्या है? श और स, ठीक है। और ह को हटा देंगे, उनमें या व ला का तो अनुनासिक हो भी सकता है, इनका तो अनुनासिक होता है। इनका क्या होता है? इनका अनुनासिक होता है। इनका अनुनासिक कैसे होता है? एक तो ऐसे सिंपल है ये, और दूसरा क्या है? ऐसे इनका अनुनासिक ऐसा भी होता है, ठीक है। और ला ये अनुनासिक होता है। और श की तो अंत में सत्ता ही दूसरे रूप में रहती है, और ये तो बदल ही जाते हैं, ये तो बदल ही जाते हैं, इनका तो अस्तित्व रहता ही नहीं है। तो अब क्या इनका कहना है कि इन पांच वर्गों के वर्णों को तो सावधान आराम से हो जाता है अनुनासिक, और
र को होता नहीं है कभी भी, और या व ल इनको भी ऐसा अनुनासिक हो जाता है मित्रों। ठीक है, अब देखेंगे तो इसका उदाहरण हम आगे देखते हैं, आइएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, यहीं नहीं देता हूं, यहां नहीं लिखा हुआ। आप कोई भी आप ले सकते हैं। जैसे ये मानिएगा आप, यह इसके अंत में आना चाहिए, कहीं पर भी बहुत कम मिलते हैं ये वाले शब्द, या व ल। जैसे आप मानेंगे ये, मानिए अभी कल्पना कीजिएगा, ला है इधर और इधर आपका आ गया म वाला कोई शब्द आ गया। ठीक है, तो इस ल को आप कैसे, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ल और म, ऐसी संधि हो जाएगी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ल किसी शब्द के अंत में आ रहा है और उसके बाद में अनुनासिक म आदि ना आदि आ रहे हैं, तो उस ल को ल हो जाएगा। ऐसे ही या को य हो जाएगा, व को व हो जाएगा। इसके उदाहरण बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। इसी आगे एक संधि और नई पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये इन्होंने सिद्धांत कौमुदी का एक ये भी दिया है, ये यरोनुनासिके नासिकोवा और प्रत्यय भाषा नित्य में वार्तिक था इसमें, उस वाले में। और स्थान प्रयत्नाभ्यांतर तमे स्पर्शे चरितार्थो विधिरयम रेफे न प्रवर्तते। रेफ में उसका कुछ मिलता नहीं, इसलिए नहीं प्रवृत्त होती है, तो इसलिए र का अनुनासिक नहीं होता है। सिद्धांत कौमुदी में ये पंक्ति पड़ी हुई है। आइएगा अब हम नई संधि की तरफ चलते हैं। एक संधि का सूत्र बता रहे हैं, तोरली, सरल संधि है। कौन सी है? तोरली। तोरली, तोरली में क्या है, एक तो तो तोरली में तवर्ग है, तवर्ग कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और ल, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं डॉक्टर सक्सेना जी महाराज जी के अनुसार। सरल अर्थ है, तवर्ग के बाद यदि ल आवे तो उसके स्थान में ल हो जाता है। बहुत सरल संधि है और लगती भी खूब है। क्या कह रहे हैं? तवर्ग के बाद, तवर्ग माने त थ द ध न के बाद, इन वर्णों के बाद में यदि कोई दूसरा शब्द आ रहा है, तो अथवा शब्द के बीच में कोई वर्ण आ रहा है, वो क्या आ रहा है? ल आ जाए। क्या? ल, ये ल आ जाए, ल आए तो उस तवर्ग को क्या हो जाता है जी? ल हो जाता है। लो जी, त को भी ल, थ को भी ल, ध को भी ल, ध को भी ल और न को भी ल, सबको ल हो जाता है। देखिएगा, आइएगा उदाहरण, सरल है बिल्कुल। तत् प्लस लयः तल्लयः, उसका नाश। तो ये त आगे ला आ गया, त को क्या होगा? ल हो गया। राइट। वृक्षात लगुडम, वृक्षाल लगुडम, तो यह त है और ला आ गया, तो वृक्षाल लगुडम ल हो गया। ठीक है, चलिए और देखिएगा, न के स्थान में ल अनुनासिक अर्थात ल होता है, क्योंकि ये अनुनासिक है। ये यदि शब्द के अंत में आता है तो इसको आगे अनुनासिक ल होगा, ये मैंने बताया था अभी। विद्वान लिखति, तो विद्वान लिखति, तो वास्तव में ये जो ये लिखने में दिक्कत आती है टाइपिंग में, इसलिए ये जो अनुनासिक दिख रहा है ये वास्तव में पहले वाला ल है, ध्यान रखेंगे। पहले वाला ल अनुनासिक है, दूसरा वाला नहीं है, पहले वाला। तो इस न को क्या हो गया जी? अनुनासिक, क्योंकि अनुनासिक है इसलिए अनुनासिक होना चाहिए, अनुनासिक गुण वाला। तो विद्वान लिखति। ठीक है, तो अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वो क्या है? मुखोन्नासिका से ल, ल, एक ल एक ल,
ऐसे या या, और ऐसे ही आपका वा वा। ठीक है, तो मित्रों आज हम ये तोरबी संधि को पढ़ करके ही विराम देते हैं। ये विद्वान लिखती आगे के अभ्यास में, आगे की कक्षा में हम नई संधि पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा। मैं आपको इस कक्षा के अंदर सभी संधियों का अभ्यास करा दूंगा, आप संधि में कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, और इसके अंदर बहुत विशेष विशेष बातें बताएंगे, वो सभी इसमें पढ़ानी है। जिन भी पाठकों को ये पुस्तक मंगानी है तो वे देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, न्यूनतम मूल्य पर। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ये हमने उपलब्ध कराई हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।